हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन। क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन क्या होता है? यह क्लास बी एम्पलीफायर में उत्पन्न होता है। क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन इसमें पुश पुल पावर एम्पलीफायर यूज होता है क्लास बी में। तो पुश पुल पावर एम्पलीफायर हम अभी पढ़े थे, पहले वाले वीडियो में देखा था कि पुश पुल पावर एम्पलीफायर में क्या था कि दो ट्रांजिस्टर कनेक्ट थे। एक ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा था तो उस टाइम दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ था, दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा था तो उस टाइम पहले वाला ट्रांजिस्टर ऑफ था। कहने का मतलब एक टाइम पे एक ट्रांजिस्टर ऑन रहता है, जैसे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो ऊपर वाला ट्रांजिस्टर ऑन होता है और वहाँ पे जो नीचे ट्रांजिस्टर लगाता है वो ट्रांजिस्टर उस टाइम ऑफ होता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तब नीचे वाला ट्रांजिस्टर ऑन होगा और ऊपर वाला ऑफ होगा। कहने का मतलब एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और दूसरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ रहेगा, फिर दूसरा वाला ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और पहला वाला कट ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा। तो क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन क्या है कि जब एक ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो इमीडिएटली कंडक्शन नहीं करेगा। कहने का मतलब जब एक ट्रांजिस्टर ऑफ है तो दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, तो दूसरा ट्रांजिस्टर तुरंत कंडक्ट नहीं करेगा, इमीडिएटली कंडक्ट नहीं करेगा। तो उस टाइम क्या रहेगा कि उस टाइम के लिए दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहते हैं। उस टाइम के लिए दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहते हैं। तो बोथ ट्रांजिस्टर विल रिमेन ऑफ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, हेंस आउटपुट करंट विल बी जीरो। कहने का मतलब जैसे ये रही साइकिल, तो इस साइकिल पे ट्रांजिस्टर ऑन है तो आउटपुट करंट हमें मिलेगी, और जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है तो ऑफ होने के बाद दूसरा ट्रांजिस्टर इमीडिएटली कंडक्ट होना चाहिए, तब जाके आउटपुट करंट हमें यहाँ पे इस पीरियड के लिए मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो मिलेगी नहीं। इस पीरियड के लिए वो दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, वो भी ऑफ ही रहेगा, इमीडिएटली ऑन नहीं होता है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ समय के लिए दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहते हैं तो कुछ समय के लिए दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे तो आउटपुट करंट जीरो होगी, तो यहाँ पे करंट ये जीरो आएगी, फिर दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो कट इन वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज कितना होता है? जैसे सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं तो 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम है तो 0.1 वोल्ट। तो सिलिकॉन यूज़ करते हैं तो 0.7 वोल्ट है, जैसे है सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज। तो ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए, ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए, ट्रांजिस्टर कंडक्ट तभी करेगा, तभी चलेगा जब ट्रांजिस्टर के कंडक्शन के लिए ये 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज उसको बेस और अमीटर के बीच में 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिले। इसका बेस अमीटर जो कट इन वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, तो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तभी ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, तभी ट्रांजिस्टर चालन करेगा। तो कंडक्ट करने के लिए 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए। अब होता क्या है कि एक ट्रांजिस्टर जब ऑफ होता है या एक ट्रांजिस्टर जैसे ऑफ हो रहा है तो दूसरा ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए वो 0.7 वोल्ट तो चाहिए, तो इमीडिएटली 0.7 वोल्टेज वो मिल नहीं पाता है, इमीडिएटली नहीं मिल पाता। तो उस टाइम के लिए जब तक उसको 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिल जाए तब तक वह ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है, तब तक वह ट्रांजिस्टर ऑफ रहता है। तो उस टाइम जैसे एक ट्रांजिस्टर तो ऑफ था, दूसरा ट्रांजिस्टर भी तुरंत ऑन नहीं होगा, फ़ौरन कंडक्ट नहीं करेगा, इमीडिएटली कंडक्ट नहीं करेगा, वह भी ऑफ रहेगा जब तक उसके बेस और अमीटर के बीच में जो वोल्टेज है वह वोल्टेज 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो जाए। जैसे ही 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरा ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा। और चूँकि नेगेटिव हाफ साइकिल में दूसरा ट्रांजिस्टर जैसे ऑन हो रहा था, पुश पुल एम्पलीफायर में हम देखे थे, तो दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा था, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे भी अपन को करंट मिलेगी, आउटपुट ऐसे मिलेगा। फिर वापस जैसे ये दूसरा ट्रांजिस्टर ऑफ होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में और पहला वाला ट्रांजिस्टर उस टाइम ऑन होगा, तो इमीडिएटली पहला वाला ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, वह भी शॉर्ट पीरियड के लिए। फिर दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहते हैं, कुछ समय के लिए दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे जब तक कि पहले वाले ट्रांजिस्टर को 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिल जाए। जैसे 0.7 वोल्टेज उसके बेस और अमीटर में उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, कट इन वोल्टेज भी इसको बोलते हैं, कट इन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, तब ये पहला वाला ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, तो फिर आउटपुट करंट हमें मिलेगी। तो ये जो पीरियड है यहाँ पे जो ये गोला बनाया हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं कि यहाँ पे एक आउटपुट करंट उस टाइम के लिए क्या रहती है? जीरो रहती है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ है, तो ऑफ रहेंगे तो आउटपुट करंट मिलेगी नहीं, आउटपुट करंट जीरो होगी। तो इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, इसको क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो हमें अब पता चल गया कि क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को हटाना है, उसको रिमूव करना है, ये डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम?
कि जो प्रत्येक ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर के बेस और अमीटर के बीच में कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, 0.7 वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा कि जैसे एक ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है तो दूसरा ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली ऑन होगा, दूसरा ट्रांजिस्टर तुरंत ही ऑन हो जाएगा, तुरंत ही कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 0.7 वोल्टेज उसको उस टाइम मिल रहा है। बेस और अमीटर हम ऐसा सर्किट बनाएंगे कि ताकि बेस और अमीटर के बीच में 0.7 वोल्टेज उसको मिले। तो 0.7 वोल्टेज उसको मिलता रहेगा तो दूसरा ट्रांजिस्टर इमीडिएटली ऑन हो जाएगा और हमें आउटपुट करंट मिलेगी और क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन नहीं उत्पन्न होगा। तो ये वो क्लास ए बी एम्पलीफायर में होता है। क्लास ए बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर में ये वर्किंग हम पढ़ेंगे कि क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन का कैसे हटाते हैं। तो वो क्लास ए बी एम्पलीफायर कहलाता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन यही है और उसको कट इन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे बेस और अमीटर के प्रत्येक ट्रांजिस्टर के बीच में, तो वो ऑन हो जाएगा, दूसरा ट्रांजिस्टर भी कंडक्ट करेगा। तो एक टाइम ट्रांजिस्टर ऑफ हो रहा है तो दूसरा ट्रांजिस्टर इमीडिएटली कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा जब उसको 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा। बेस और अमीटर के बीच का जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज उसको मिल जाएगा तो दूसरा ट्रांजिस्टर भी कंडक्ट करेगा। दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा और पहला ट्रांजिस्टर ऑफ है, दूसरा ट्रांजिस्टर तुरंत फ़ौरन कंडक्ट करेगा, इमीडिएटली कंडक्ट करेगा। फिर जैसे ही वो ऑफ होता है तो वापस पहला वाला ट्रांजिस्टर इमीडिएटली कंडक्ट करेगा। हम दोनों ट्रांजिस्टर के बेस और अमीटर में 0.7 वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो सो टू एलिमिनेट डिस्टॉर्शन वी बी कट इन 0.7 वोल्टेज डीसी वोल्टेज होता है, इस अप्लाइड बिटवीन बेस एंड अमीटर ऑफ ईच ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार ये क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन हटाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पावर, ये पुश पुल पावर एम्पलीफायर का एफिशिएंसी। पुश पुल पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। यह रही एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर। तो क्लास बी की पुश पुल पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है कि डीसी पावर को एसी पावर में कितना बदला, डीसी पावर कितनी कन्वर्ट हो पाई एसी पावर में, कितने परसेंटेज डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर पाता है, डीसी पावर एसी पावर में कितना चेंज होती है। तो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर में हम डेरिवेशन करेंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है, मतलब मैक्सिमम डीसी जो पावर है वो एसी पावर में कितना बदलती है, 78.5% डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं, 78.5%। तो लगभग सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ये होती है क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर की। यहाँ पर देखते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें मालूम ही है कि एफिशिएंसी क्या होती है, एसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड बटे डीसी पावर ड्रॉन बाय सप्लाई। तो जो डीसी पावर है जो वीसीसी से ड्रॉन हो रही है वह डीसी पावर इनपुट वाली, और आउटपुट में जो एसी पावर हमें मिल रहा है, आउटपुट जो डीसी को एसी में चेंज होके जो आउटपुट एसी पावर मिल रहा है वह जो लोड को सप्लाई हो रहा है वह आउटपुट एसी पावर बटे इनपुट डीसी पावर। तो डीसी पावर एसी पावर बटे डीसी पावर हो गया ये। तो डीसी पावर कितना होता है, डीसी पावर ड्रॉन फ्रॉम वीसीसी सप्लाई कितना हो गई, वीसीसी सप्लाई, वीसीसी से वीसीसी पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट, और ये डीसी पावर होती है तो डीसी पावर सीधा वोल्टेज इंटू करंट होगी, आरएमएस वैल्यू नहीं होती क्योंकि डीसी पावर है। तो डीसी के लिए वोल्टेज और करंट सीधा लिख देंगे, आरएमएस एसी पावर में आरएमएस वोल्टेज और करंट होता है, डीसी पावर में सिंपल सा लिख दो वीसीसी, जितने बैटरी का वोल्टेज है वह वीसीसी इंटू करंट आई डीसी, जो करंट है डीसी करंट है इंटू आई डीसी। तो ये पीडीसी हो गया, डीसी पावर हो गया। और एसी पावर कौन सा हो गया, एसी पावर क्या होती है, वोल्टेज, वो भी वोल्टेज और करंट, कौन सा वोल्टेज कौन सा करंट, आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट। ये आउटपुट वोल्टेज है, वीआरएमएस आउटपुट वोल्टेज है, और ये करंट आईआरएमएस जो वो भी आउटपुट करंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डीसी लोड लाइन है, डीसी लोड लाइन ये स्ट्रेट डीसी लोड लाइन है जो हम देखे थे पहले क्लास ए में कि डीसी लोड लाइन वहाँ पे भी स्ट्रेट होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उसका ढाल थी वो ढाल क्या थी, ढाल थी वो इनफाइनाइट थी, क्योंकि वो जो हमने ट्रांसफार्मर लिया था तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0 था। प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 होने से कलेक्टर का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहाँ पे कलेक्टर सर्किट का जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर सर्किट में रेजिस्टेंस
शून्य होगा तो इस हिसाब से जो जब ढाल होगी y इक्वल टू mx प्लस सी, जब ग्राफ करके अपन ये डीसी लोड लाइन का एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो m का मान है वह इन्फिनिट की तरफ जाएगा। तो डीसी लोड लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। और एसी लोड लाइन, ये एसी लोड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए। करंट आई लोड लाइन, करंट आई और वीसी की वैल्यू है वह क्यू पॉइंट कहलाता है। क्यू पॉइंट क्या है? कलेक्टर अमीटर वोल्टेज की वैल्यू वीसीई और कलेक्टर करंट की वैल्यू, कलेक्टर टू अमीटर वोल्टेज वीसीई और करंट आईसी की वैल्यूज होती है क्यू पॉइंट। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट हमें क्लास बी पावर एम्पलीफायर में बताया कि क्यू पॉइंट कहाँ स्थित होता है। क्यू पॉइंट कट ऑफ में स्थित होता है, यहाँ कट ऑफ रीजन में स्थित होता है। क्यू पॉइंट कट ऑफ में स्थित रहेगा तो यहाँ क्यू पॉइंट आ गया। तो उसके अकॉर्डिंग हम जब वेवफॉर्म बनाएंगे, जो तरंग बनाएंगे वह ये आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की तरंग बनाएंगे, उसमें यहाँ पे ये नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा। नेगेटिव पार्ट क्या होता है? नेगेटिव पार्ट क्लिप हो जाता है, नेगेटिव पार्ट हट जाता है, केवल पॉजिटिव पार्ट आता है। तो ये पॉजिटिव पार्ट आया है यहाँ पे, ये वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का, ये VCE वोल्टेज है जो आउटपुट वोल्टेज कहलाता है। और ये आउटपुट करंट IC है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है जिसको IM से डिनोट किया। IM इसका मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान। यहाँ पे VM इसका क्या है? अधिकतम मान, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे से देख लो कि ये जो है वो मैक्सिमम है तो इसको Vmax लिख दिया यहाँ पे। ये मिनिमम है तो यहाँ पे V मिनिमम लिख दिया। ऐसे ऐसे ये I मैक्सिमम और ये नीचे I मिनिमम। तो यहाँ पे I मिनिमम तो ये 0 है ही है, I मैक्सिमम ये रहा। वैसे वैसे V मैक्सिमम ये रहा। V मैक्सिमम कितना है? यहाँ से देख लो, ये VCC है क्योंकि कट ऑफ है। तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? VCC होगी। V मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम वोल्टेज कितना जा सकता है? आउटपुट वोल्टेज कितना जा सकता है? V मैक्सिमम VCC तक जा सकता है। तो आउटपुट वोल्टेज VCC है। मिनिमम वोल्टेज कितने तक जा सकता है? मिनिमम वोल्टेज तो हम जैसे ये वेवफॉर्म को यहाँ से करें, मिनिमम वोल्टेज 0 तक कर देंगे तो मिनिमम वोल्टेज 0 तक जा सकता है। मैक्सिमम वोल्टेज VCC है। वैसे वैसे I मिनिमम 0 है, I मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? I मैक्सिमम हम देखेंगे अभी, जो DC वैल्यू निकालेंगे वह कितने तक जा सकती है I मैक्सिमम। यहाँ कैलकुलेट करके देखेंगे अभी आगे। तो यहाँ पर जब एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। AC पावर कितनी होगी? AC पावर होगी VRMS इंटू IRMS। VRMS क्या होता है? RMS वैल्यू क्या होती है? VM/√2 पीक वैल्यू बटे √2। IRMS वैल्यू क्या होती है? पीक करंट बटे √2। ये पीक वोल्टेज बटे √2, पीक करंट बटे √2। तो VM/√2 IM/√2। तो √2 इंटू √2 2 हो गया, √2 इंटू √2 2 आया। VM क्या है? ये रहा VM, ये पीक वैल्यू ही है, मैक्सिमम वैल्यू VM। तो ये कौन सी VM? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको अपन लिख सकते हैं V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम। और V मैक्सिमम हम जानते हैं कितना है? VCC है। यहाँ पे ये VCC, V मैक्सिमम VCC है तो ये VCC लिख दिया, VCC माइनस V मिनिमम बटे 2। और IM को एज इट इज रहने देते हैं, IM को एज इट इज रहने देते हैं। और अब DC पावर देखते हैं कि DC पावर कितनी है? VCC इंटू IDC। अब यहाँ पे IDC पावर लिखी है तो ये जो DC करंट जो लिखी है, तो DC करंट क्या है एक्चुअली? DC करंट हमने अब देखो कि क्लास B पावर एम्पलीफायर में जो DC करंट है वह क्या होती है, क्योंकि हर ट्रांजिस्टर होता है, प्रत्येक ट्रांजिस्टर होता है, उसका हमने वेवफॉर्म देखी थी। प्रत्येक ट्रांजिस्टर की जो वेवफॉर्म देखी थी, यहाँ पे देख लेते वेवफॉर्म्स। ये जो करंट है वह क्या थी? ये हाफ सिनोसॉइडल थी, पूरी सिनोसॉइडल नहीं थी, हाफ करंट थी। ये देखो I1 करंट जो ट्रांजिस्टर 1 में जा रही है और ट्रांजिस्टर सेकंड में जा रही है I2 करंट, वह हाफ सिनोसॉइडल थी। कहने का मतलब तो एवरेज जो करंट है, ये देखो सर्किट देख लेते वापस। ये करंट I1 है और I2 है, तो I1 भी हाफ सिनोसॉइडल थी, I2 भी हाफ सिनोसॉइडल थी, पूरी करंट नहीं थी, हाफ करंट थी, हाफ सिनोसॉइडल थी। ये भी हाफ सिनोसॉइडल, ये देख लो ऐसी होती है, हाफ सिनोसॉइडल, ये भी हाफ सिनोसॉइडल। तो प्रत्येक ट्रांजिस्टर की करंट जो होती है हाफ सिनोसॉइडल होती है, पूरी नहीं थी वह ये। तो ये करंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम एवरेज मान निकालेंगे। क्या मान निकालेंगे? एवरेज मान निकालेंगे। तो करंट जो है IDC वह हाफ सिनोसॉइडल थी, तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक ट्रांजिस्टर के लिए जो DC करंट है वह DC करंट का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज वैल्यू हमने उसमें निकाला हुआ है डायोड में। तो डायोड के लिए जो एवरेज करंट है, एवरेज करंट कितनी थी? IM/π। तो वैसे ही वैसे यहाँ पे भी एवरेज करंट कितनी होगी?
प्रत्येक ट्रांजिस्टर के लिए एवरेज करंट IDC की वैल्यू कितनी होगी, IM/π प्रत्येक ट्रांजिस्टर के लिए। तो एक ट्रांजिस्टर के लिए IM/π है, तो दो ट्रांजिस्टर के लिए कितनी होगी, IM/π इंटू 2 फॉर 2 ट्रांजिस्टर, तो ये इंटू 2 आ गया। तो DC करंट या एवरेज करंट कितनी हो गई, एवरेज कलेक्टर करंट या एवरेज जो DC करंट है, DC कलेक्टर करंट है, वो कितनी होगी, IM/π इंटू 2, क्योंकि दो ट्रांजिस्टर के होते हैं पुश पुल पावर एम्पलीफायर में, तो IM/π इंटू 2 होगी। तो ये एवरेज करंट हो गई। अब देखते हैं ये परसेंटेज निकाल देते हैं एफिशिएंसी का। AC पावर बटे DC पावर, AC पावर की वैल्यू लिख देते हैं, VCC माइनस V मिनिमम बटे 2 इंटू IM लिख दिया, और यहाँ पे भी VCC इंटू IM/π इंटू 2 लिख दिया। अब देखते हैं, देखो V मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, V मिनिमम 0 है। मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाला तो मैक्सिमम एफिशिएंसी V मिनिमम 0 तक जा सकता है। IM से IM कट गया, VCC से VCC कट गया, V मिनिमम की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये वैल्यू है जी पाई ऊपर आ गया, और 2 इंटू 2 4 आ गया। तो पाई बटे 4 कितना हुआ, और इंटू 100, तो जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 78.5%। तो 78.5% मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। कहने का मतलब 78.5% DC पावर जो है वह AC पावर में बदली। कहने का मतलब DC पावर का कितना परसेंटेज AC पावर में कन्वर्ट हो पाया, 78.5% DC पावर है वह AC पावर में कन्वर्ट हो पाए, DC पावर को AC पावर में बदला। थैंक यू।